नमस्कार मित्रों, नई के चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। समर के जीवन की दास्तान को सुन रहे हैं हम सारा आकाश में। 5वें अध्याय में हमने यह देखा कि समर बड़ा परेशान है कि पहले तो यही विवाह के लिए कहा करते थे, अब यही सब लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। भाभी की बातें, मुन्नी की बातें, पिताजी ने फीस देने के दौरान जो बातें की, उन सब बातों से वो बड़ा दुखी है। पर एक बात वह तय कर लेता है कि मैं बात नहीं करूँगा उससे। और वह पिताजी से यह भी कहता है कि उसको लाने के लिए क्या सिर्फ मैं ही हूँ, अमर जा करके उसे ला सकता है। और इस तरह से 5वां अध्याय वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो शुरू करते हैं सारा आकाश उपन्यास का 6वां अध्याय। कॉलेज से लौटते समय अमर मिला। उन दोनों हाथ में फुटबॉल घुमाता हुआ शायद कहीं खेलने जा रहा था। देखते ही बोला, समर भैया, भाभी को लेकर आ गया हूँ। मैं सिर झुकाए चला जा रहा था, एकदम चौंक गया। मुंह आश्चर्य से निकला, अच्छा? और घर लौटने को उठते कदम सहसा रुक गए। कुछ देर निरुद्देश्य सा उसके मुंह की ओर देखता रहा, फिर पूछा, कोई खास बात? खास बात तो कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से भेजा है। भैया, उनके घर वाले बड़े बदतमीज़ हैं। मैं तो साफ कह देता हूँ, आगे से नहीं जाऊँगा। क्यों, पकड़ कर पीट पाट दिया क्या? मैंने कंठ को भरसक दबाकर नीचे स्वर में जहर बुझी मुस्कुराहट के साथ पूछा। बस पीटना ही बदतमीज़ी होती है क्या? उठते बैठते जब देखो तब तुम्हारी बड़ी भाभी ऐसी, तुम्हारे अम्मा बाबूजी ऐसी। हम लाख बुरे हों, लेकिन अपने घर वालों के बारे में ऐसी बातें नहीं सुनेंगे। उसने मेरी चिंता किए बिना उद्धत ढंग से कहा। और समर भैया कैसे हैं यह नहीं बताया? मैं एकदम पूछ बैठा। स्वर में अनजाने ही कोमलता आ गई थी। जाने उसने मुझे अपने घर जाकर कैसा बताया होगा। भैया, यह तो बात है, तुम्हारी वहाँ सब तारीफ करते हैं। तारीफ? मैं अथाह आश्चर्य से चौंका और फिर अविश्वास से बोला, तो समझा नहीं होगा। हाँ, यह भी हो सकता है, उसने मान लिया। वैसे तुम्हारे बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई, बस एक आध बार पूछा था कितनी पढ़ाई और रह गई है, और इस समय प्रभा को ले जाने से पढ़ाई का नुकसान तो नहीं होगा। यह भी कह रहे थे कि जितना पढ़ेंगे उन्हें तो खुशी ही होगी। हाँ, इस बात का बुरा मान रहे थे कि पहली बार तुम्हें ही लेने जाना चाहिए था, यह कायदा है। मैंने तो समझा तो दिया कि गौना तो शादी के साथ ही हो गया था। फिर भैया आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बस, और तो सब ठीक है। उसके आत्म प्रशंसा के प्रवाह को रोककर मैंने पूछा, तारीफ शब्द से जो जिज्ञासा गले तक उमड़ आई थी, उसका समाधान इन बातों से नहीं होना था। तो समझा नहीं होगा कहकर मैं अमर को उकसाना भी चाहता था और पक्का भी करना चाहता था कि कहीं उनकी बातों में व्यंग्य तो नहीं था। अब क्या पूछूं? उठती लहरों की तरह यह शब्द मेरे मानसिक उद्वेग को बुरी तरह बढ़ाए जा रहा था। मन में एक प्रबल आवेश उठा कि किससे जाकर पूछूं कि तुमने मेरे बारे में क्या कहा। उस एक क्षण को मुझे लगा कि कितना घोर अनुचित व्यवहार किया है मैंने। आज अदालत में खड़ा करके कोई मुझसे पूछे कि सुहागरात के दिन तुम अपनी पत्नी से क्यों नहीं बोले थे? क्या केवल इसीलिए कि तुम्हें देखते ही गठरी बनकर नहीं बैठ गई थी और यूं ही खड़ी रही थी, या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आकांक्षाएं बहुत ऊंची थी और तुम नारी को उसमें बाधक मानते थे? विवाह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कर दिया गया था। छी, यह भी कोई ठोस कारण है ना बोलने का? अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए उस समय मैं क्या जवाब दूंगा? क्या आधार बताऊंगा उस सारे व्यवहार का, सिवा एक भावुक आवेश के? मुझे लगा मेरा सारा व्यवहार गलत ही नहीं, मूर्खतापूर्ण भी था। आत्मग्लानि से मेरा मन भर आया। बस, और तो कोई खास बात नहीं है। पूछते थे कि कब लौटाएंगे। भाभी कुछ कमज़ोर सी हो गई है, सो कहते थे ज़रा दवा वगैरह की ज़रूरत पड़े तो ध्यान रखिए, अमर ने कहा और चलने को तैयार हो गया। क्या तबीयत खराब रही थी? एकदम मैंने पूछा और साथ ही अपनी कमज़ोरी पर झेप भी आई। हाँ, शायद रही हो।
दार्शनिकों की तरह कहता हुआ अमर फुटबॉल को यूं उछालता और लपकता हुआ गायब हो गया। ध्यान रखने को कहलवाया है। यहाँ बाबूजी कह रहे थे कि ठीक समय पर खाना पीना मिल जाएगा। दूसरी बार बहू आई है और सारा काम उसी से कराने की योजनाएं बन गई हैं। कम से कम 2-1 बार तो आ लेने देती। हमारे घर का रवैया भी अजब है। तब क्या उसने मेरी तारीफ की होगी? सचमुच नहीं नहीं, अमर समझा नहीं होगा। यूँ घर चलते समय बड़ी झिझक लग रही थी, लेकिन लगा पिछले दिनों छाई उदासी की काई छट गई है और नीचे का निर्मल लहराता जल निकल आया है। किसी तरह इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उसने घर जाकर मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा। नहीं जी, कुछ न कुछ तो कहा ही होगा। कहीं ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर कहा होता तो अमर से बात ताने में ढालकर किसी न किसी तरह कह जरूर दी जाती। और लोगों के बारे में भी तो कहा ही गया है। उस समय मुझे अपनी प्रचंड मूर्खता पर क्रोध आता रहा कि मैंने जी भर कर उसका चेहरा भी नहीं देखा। अब उसके सामने पड़ूंगा कैसे, यही सोच सोचकर प्राण सूखे जा रहे थे। यह न बोलने का बंधन पालने में क्या तुक थी। उस समय मन में आ रहा था कि अपने प्रति किए गए बड़े से बड़े अपराध को या तो हंसकर टाल दूं या ध्यान ही न दूं। अपने पर आश्चर्य भी हो रहा था कि इतनी ताजगी, ऐसा हल्कापन मेरे भीतर कहाँ भरा था। तब भी निहायत गंभीर चेहरा लिए अपने को अधिक से अधिक स्वाभाविक बनाए मैं घर आया। मानो अमर मुझे मिला ही नहीं और न मुझे प्रभा के आने की बात ही पता है। सुस्त, थका सा मुंह और सूखे होठ। मुझे देखकर दूर से ही मुन्नी चिल्लाई, समर भैया, भाभी आ गई हैं। आ गई तो मैं क्या करूं? जाने कैसे मेरे मुंह से निकला और उसी पल वह डॉक्टर को दिखाने वाला संकेत भी दिमाग में कौंध गया। मन अकारण ही झुझला आया। अपनी कोठरी की ओर इस तरह चलता रहा जैसे कॉलेज से बहुत परिश्रम करके आया हूँ और अब अपनी पुस्तकें रखने की जल्दी में हूँ। उस समय अपने आप को किस तरह नियंत्रित कर रहा था मैं ही जानता हूँ। खुले किवाड़ों से सामने ही कोठरी में मुझे उसका संदूक दिखाई दिया। मन पुलक उठा। उत्सुकता हुई कि देखो कमरे में और क्या क्या नई चीज़ें आ गई हैं। यह जानकर संतोष भी हुआ कि प्रभा को रहने को कोई और जगह नहीं है। रहना तो मेरी कोठरी में ही है। विवाह के दिनों में जो कमरा हमें मिला था वह फिर से भाई साहब के कब्जे में आ चुका था। अब तो उसे बोलना ही पड़ेगा, देर से या जल्दी। मैं भी अब उतनी अकड़ नहीं दिखाऊंगा। कमरे में एक खूंटी पर चादर टंगी थी जिसे ओढ़कर आई होगी। एक और दीवार के सहारे प्लास्टिक की चप्पलें। संदूक की बगल में ही बांस की एक ढोलची। उसमें सफ़र का सामान था। इधर उधर देखकर मैंने चुपके से तौलिया हटाया। गोल गोल मोड़ कर माया रखी हुई थी। रेलवे बुक स्टॉल से खरीदी होगी। एक पन्ना पलटा। बड़े साफ और मोती जैसे अक्षरों में लिखा था, प्रभा। मन में उठा पास में मैं भी अपना नाम लिख दूं। फिर झट सारी चीज़ें चुपचाप रख दी। अगर देख लिया तो क्या समझेगी। दिन ढल चुका था। मैं चुपचाप बाहर आ गया। भाभी और मुन्नी की निगाहों से जानबूझकर बचता हुआ सा। किसी के सामने पढ़ने को मन नहीं था। सभी मजाक करेंगे। कहाँ जाऊँ? लॉन में जाकर पड़े रहने की भी इच्छा नहीं थी। मंदिर जाना उस घटना के बाद बंद कर दिया था। दिवाकर के यहाँ जाने की इच्छा हुई लेकिन टाल दिया। पता नहीं कितनी देर लगी। यूँ सड़क पर भटकता रहा। छोटे छोटे ठेले लगाए पंजाबी शरणार्थियों ने साबुन साग की फेरियां लगानी शुरू कर दी थी। लड़के मूंगफली और चने बेचने लगे थे। कुछ फुटपाथों पर काठ की दुकानों पर कपड़े बेचने लगे थे। एक बात माननी पड़ेगी, कितने साहस और अध्यवसाय के साथ इन लोगों ने अपने को जमाना शुरू कर दिया है। इतने भयानक कष्टों के बाद, ऐसी प्रलय से गुजर चुकने के बाद हम लोग तो केवल भीख ही मांगते पड़े रहते। क्या क्या नहीं इन्होंने सहा, क्या क्या नहीं देखा। अपने छूटे हुए वैभव को, बिछड़ी हुई धरती को याद करते हैं, मरे हुओं को रोते हैं और फिर नए सिरे से उद्यम में लग जाते हैं। औरतें दिन रात नलों के नीचे बैठी कपड़े कूटती रहती हैं। बहुत दिन बाद याद आया कि मैं संघ के बौद्धकों में भी नहीं गया, उधर ही चलो। लेकिन इतने दिन न आने का क्या कारण दूंगा? जेब भी लगेगी। आज नहीं, फिर किसी दिन जाऊंगा। पिछला सारा विषाद और सारी चिंता कहाँ चली गई, मुझे खुद आश्चर्य था। कल जब इस समय इसी पुल से गुजर रहा था तो तनाव से नसें फटी जा रही थी।
यह प्रभा सच ही बहुत गहरी और समझदार लड़की है। कोई और लड़की होती तो घर जाकर मेरी बुराई करती कि मुंह दिखाने की हिम्मत ना पड़ती। बताया होगा कि पढ़ने में व्यस्त है, परीक्षा पास आ रही है। यही तो फर्क है एक पढ़ी लिखी लड़की और बेपढ़ी में। हमारे यहाँ भी क्या उस दिन जरा सा नमक ज़्यादा होने से बवेला मचा। अरे आदमी है, ज़रा ज़्यादा नमक पड़ ही गया तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई, और अब क्या उसे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं किया जा सकता। भाई, नई नई बहू आई, घबरा गई होगी, नई जगह, नए आदमियों के बीच, और अम्मा और भाभी जैसे भयानक आलोचक। बेचारी बौखला गई होगी। मुझसे ही कोई कह दे कि मैं क्लास में खड़े होकर एक पेज पढ़ दो तो एक लाइन भी पढ़कर नहीं सुनाई जाएगी। खड़ा खड़ा हकलाता रहूंगा और सारा शरीर पसीना पसीना हो जाएगा। असल में मैं शुरू से ही बहुत जल्दबाज रहा हूँ। जरा कोई सी बात देखी कि झट अपने विचार बना डाले। यह मेरी बहुत ही बड़ी कमजोरी है। मुझे इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। इस सारी घटना में तो सारा दोष मेरा ही है, उसका कोई कसूर नहीं। इस समय मैं पुल की दीवार के सहारे खड़ा खड़ा नीचे दूर तक चली जाती रेल की पटरियों को देख देख कर अथाह आश्चर्य करता रहा कि वे कौन सी और कैसी दुश्चिंताएं रही हैं जिनके कारण मंदिर के उस कोने में बैठकर मैं सिसक सिसक कर रोया हूँ। और क्या वे बातें वास्तव में इस लायक थी कि उन पर बैठकर यूं घंटों सिर खपाया जाए और यूं रोया जाए। उस समय मैं उसके उपेक्षापूर्ण व्यवहार, पत्र न डालने की गुस्ताखी सबको भूल गया। काफ़ी देर बाद जब आया तो भाभी ने न जाने कहाँ से निकल कर कहा, लाला जी खाना वाना नहीं खाना, बहू भूखी बैठी है। यहाँ तो राह देखते देखते पलकें सूझ गई कि अब आए अब आए, और लाला जी के सुबह से दर्शन ही नहीं हो रहे। आज तो तुम सुबह के गए अब आए हो, मैं जानूं कॉलेज के बाद भी नहीं आए। परिहास उनकी वाणी से फूटा पड़ रहा था। इधर मैंने बेकार की बातों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था और सिर्फ ज़रूरी बातों का ही जवाब देता था। अक्सर ही भाभी के मजाकों का बुझे से स्वर में जवाब देकर समाप्त कर डालता। किसी से बातें करने का मन नहीं होता था। चाहता था उसी व्यवहार को इस समय भी बनाए रखूं ताकि कोई मेरे इस आकस्मिक परिवर्तन को भांप न ले। बड़े संजीदा स्वर में कहा, हाँ भाभी, मुझे यूं ही भाभी कुछ काम था। प्रभा के आने का भी पता नहीं, भाभी बोली। मैंने यूं उनके चेहरे की तरफ देखा, मानो उनकी बात को नहीं समझा। फिर सहसा जल्दी मचाता सा बोला, भाई मुझे कुछ पता नहीं, तुम मुझे पहले खाना दे दो, भूख लगी है, फिर बैठकर पढ़ना है। पीछे खाना मिलेगा, पहले मिठाई खिलाओ। कहीं दूर से गहराई से मुन्नी की आवाज़ सुनाई दी। जवाब में भाभी हंस पड़ी। अरे इन्होंने खिलाई मिठाई, ससुराल की मिठाई खाने को तो बड़ी जल्दी लपकेंगे। वह हंसते समय सुंदर लगती है। अरे तुम छोड़ो मिठाई विठाई भाभी, मुझे तो रूखी रोटी दे दो, यही बहुत है। मुबारक हो मिठाई तुम्हें और ससुराल वालों को, मैंने व्यस्तता के भाव से कहा। खा पी कर जल्दी पढ़ने बैठूंगा, बोर्ड के इम्तिहान है। इस समय भाभी प्रसन्न दिखाई दी। खा पी कर लालटेन सामने रखकर मैं पढ़ने बैठ गया। ठंड पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी बहुत तेज नहीं थी। पढ़ने में नींद जल्दी आ जाती है, अधिक परिश्रम नहीं हो पाता। इसलिए मैं ज़मीन पर ही बिस्तर बिछाता और चारपाई एक और खड़ी रहती। उस पर मेरे गंदे गंदे रजाई गद्दे लदे रहते। मैं रोज़ इस बात की कसम खाता कि 12-1 बजे तक पढ़कर 4:30-5 तक पर सुबह उठ जाया करूं। लेकिन यह प्रोग्राम कभी चल नहीं पाया। घर भर में मैं ही सबसे ऊंची क्लास में पढ़ता था, इसलिए मुझे एक अलग लालटेन लेने का अधिकार था। बाकी दोनों भाई एक ही लालटेन से पढ़ते थे। हालांकि इस पर भी आए दिन उधम उठता रहता था कि बाकी एक लालटेन से सारे घर का काम कैसे चले। ख़ास तौर पर जिस दिन मैं लालटेन जलती छोड़कर सो जाता और भैया देख लेते, उस दिन तो मिट्टी के तेल को लेकर जो हंगामा मचता, उसका वर्णन न ही करना अच्छा है। लालटेन के सामने पुस्तक में आंखें गड़ाए सिर झुकाए मैं बैठा रहा। मैथ्यू आर्नोल्ड की सोहराब और रुस्तम किताब थी, लेकिन पढ़ने का प्रयत्न करके भी पढ़ा नहीं जा रहा था। हार कर वह प्रयत्न भी छोड़ दिया। चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। कभी कभी ध्यान आ जाता तो पन्ना पलट देता। देखना मैं यह चाहता था कि वह आखिर क्या करती है। जानता था जब घर का सारा काम खत्म हो जाएगा, वहाँ की सारी बातें हो लेंगी, यहाँ की सारी बातें जब मुन्नी और भाभी से सुन ली जाएंगी,
तो वह आएगी। मैं उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिर कितनी बातें और करनी हैं। पैरों की आवाज़ से सुना कोई आ रहा है। अभी तक नीचे बात करने की जो भनभनाहट सुनाई दे रही थी वह भी बंद हो गई। मैंने देखा कि इधर अम्मा बिल्कुल चुप थी। वे स्पष्ट उपेक्षा दिखा रही थी। उन्हें जाड़ा ज़्यादा लगता था, सो चुपचाप रजाई ओढ़े हाथ में माला की थैलियाँ लटकाए मन ही मन उसकी गुरियाँ गिन रही होंगी। मैंने वहीं बैठे बैठे अनुमान लगाया। एक मन हुआ कि चलो जरा बाहर से नीचे झाँक कर देखूं कि देर क्या है। लेकिन एक तो अगर भैया अपने कमरे में हुए तो देख लेंगे, दूसरे ऊपर से अम्मा का कमरा या बैठने की जगह नहीं दिखाई देती थी। यूँ मैं डरता डरता सा अनावश्यक रूप से बाहर के छत के एक और मुंडेर के सहारे बनी मोरी तक हो आया। फिर कल्पना करने लगा, मुन्नी अपनी चारपाई पर पड़ी होगी, नाक तक रजाई खींचे, भाभी अम्मा के पैर दबा रही होंगी और शायद मुन्नी की चारपाई से लगी झुकी सिमटी सी प्रभा बैठी बैठी सुन रही होगी, मना रही होगी कि जल्दी से इन लोगों की बातें समाप्त हो तो दिन भर की हारी थकी जाकर आराम करे। लगा दरवाजे पर आकर कोई चुपचाप खड़ा है। छाया से जाना वही थी। या तो मुझे पढ़ता हुआ देख रही थी या भीतर आने में झिझक रही थी। कुछ देर बाद भीत से ढंग से आकर उसने इतने आहिस्ता से संदूक खोला कि जरा भी आवाज़ न हो। सरसराहट से अनुमान लगाया कि कपड़े निकाले होंगे। कुछ देर यूं ही बैठी सोचती रही। फिर घुटनों पर हाथ रखकर उठी और बाहर चली गई। थकी है, शायद कपड़े बदलने बाहर गई है। मेरी सारी इंद्रियों की चेतना कानों में समाई थी। चूड़ियों की हल्की झनक, वस्त्रों की सरसराहट, स्वस्थ युवा नारी शरीर की अजीब सी सुगंध का झोंका जैसे मेरे कमरे में आया और चला गया। मन विभोर हो आया और तारों पर पड़ी टंकार की तरह नसें लरज उठी। अपने भीतर व्याप्त होने वाले इस विचित्र उल्लास की उष्णता को मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन यह उष्णता जैसे जैसे रग रग में फैलकर मेरे रोए रोए में समा गई थी। पिछली सारी बातें दिमाग से उड़ गई और भविष्य की न जाने कितनी सुखपूर्ण दाम्पत्य जीवन के सुनहले चित्र झलमला कर थिरकने लगे। सैकड़ों सिनेमाओं और कहानियों में देखे पढ़े दृश्य, प्रेम की क्रीड़ाएं दिमाग में आई। कैसे हम लोग खेलेंगे, एक दूसरे को तंग करेंगे, गुदगुदाएंगे, नाराज होकर मनाया करेंगे। प्रभा शैतानी से मेरी किताब लेकर भाग जाया करेगी कि जब अब मैं पढ़ना बंद करके उससे बातें करूं, लेकिन मैं गुस्सा दिखाकर उसके पीछे भागा करूंगा। वह सारा हास्य विनोद, बिजली की तरह थिरकती किलकारियां और बादल की तरह बरसता उल्लास मैं स्पष्ट अपनी आंखों के सामने देखता रहा। क्रम क्रम से उठकर चलते हुए उसके पगों के पीछे पीछे मेरी दबी दृष्टि दरवाजे तक गई। पाँवों में महावर लगा था। गोरी एड़ियों पर चांदी के तोड़िए झूल रहे थे जो कदम रखने पर साड़ी की किनारियों से ढक जाते थे और उठाने पर झलक उठते थे। एक कदम बढ़ाकर उसने देहली पार की तो मुझे लगा जैसे मेरे भीतर से गले तक एक आवाज़ उठी चली आ रही है, प्रभा सुनो। बड़ी कोमल, बड़ी मधुर। उसे पुकारने की दुर्निवार इच्छा को मैं कैसे रोके रख पाया आज भी नहीं जानता। मुश्किल से मैंने अपने आप को समझाया कि वह कपड़े बदलने गई है और अभी आती होगी। किताब, कागज़, पढ़ाई सब मेरे सामने से चले गए। भावनाओं की आंधी में डूबा बस मैं ही वहाँ रह गया था, जो हर पल अपने घर से अधिकार खोता चला जा रहा था। लगा जिस धरती पर मैं बैठा हूँ वह एक और झुकी चली जा रही है। तभी छत के दूसरे सिरे से, शायद भैया के कमरे से, भाभी का हल्का सा स्वर सुनाई दिया, नहीं प्रभा, वहीं जाकर सो। चारपाई ना हो तो मैं डाले आती हूँ, यहाँ अभी तुम्हारे जेठ जी आते होंगे। न जाने उसने क्या गुनगुन जवाब दिया, जिसके उत्तर में फिर भाभी का ऊंचा स्वर आया, आखिर तुम वहाँ सोना क्यों नहीं चाहती। उस स्वर में जाने क्या था। मुझे उनकी डॉक्टर वाली बातें फिर से ध्यान हो आई, क्योंकि इसके बाद ही उन्होंने धीरे से कोई मजाक की बात कही। प्रभा की ओर से भनभनाहट तेज हुई। लगा मजाक उसे अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर में सन्नाटा रहा। फिर भाभी ने समझाने के स्वर में कहा, देखो प्रभा, मान जाओ, ऐसा नहीं करते। तुम नई बहू हो, शुरू से ही ऐसा करोगी तो फिर आगे कैसे चलेगा।
तुम्हें तो अभी सारी जिंदगी बितानी है, यह तो सब होता ही रहता है। उनके उत्तर में फिर प्रभा का काफ़ी तेज, तीखा, दृढ़ और उद्धत स्वर सुनाई दिया। ज़बरदस्ती वहीं कहाँ जाकर सो जाऊं? मुझसे तो नहीं होता जेठानी जी कि कोई दुत्कारता रहे और पूंछ हिलाते रहो, ठोकर मारता रहे और तलवे चाटते रहो। उनके बोर्ड के इम्तिहान है, मैं क्यों तंग करूं? कुछ हो गया तो बाद में सब मेरा ही नाम लेंगे। हमारा यहाँ आना तो उन्हें जम दिखाई दिया और तुम कहती हो कि वहीं चली जा। प्रत्येक शब्द में जहर बुझे तीर जैसा दंभ और अहंकार खनखनाता था। बंदूक की गोली की तरह कोई चीज मस्तिष्क की नसों को चीरती चली गई। ऊंची मीनार से जैसे किसी ने निर्मम ठोकर मार कर धकेल दिया हो। मैं एकदम तनकर बैठ गया। दोनों भवें आपस में खिंचकर मिल गई। चोट की गहराई को समझकर जैसे क्रुद्ध हुंकार उठी। सांस का झोंका नाक से निकला और दोनों नथुने फैलकर लाल हो उठे। तो यह बात है। मैं दृष्टि अधिक से अधिक तीखी करके पृष्ठ के निर्जीव अक्षरों को घूरता रहा। बलवान किंतु बंदी शेर की तरह यही एक वाक्य कभी हृदय के इस कोने में, कभी उस कोने में प्रचंड वेग से टकरा टकरा कर बार बार प्रतिध्वनित होता रहा। अच्छा, तो यह बात है। उफ, कितना बाल बाल बचा हूँ। कैसा गजब हो जाता है अभी। पुकारने में कसर ही क्या रह गई थी। सारे शब्द जबान पर आ ही तो गए थे। पूरा का पूरा वाक्य मैंने सोच लिया था। कितने बड़े भ्रम और कैसी जबरदस्ती भावुकता में मैं बह गया था। अभी पुकार उठा होता तो जिंदगी भर को निगाह नीची हो जाती। उफ, कितना दंभ। एक एक शब्द में जैसे तेजाब भरा हो। यह शायद दूसरी बार इतना साफ उसका स्वर सुना है। कैसा उजड़ लहजा है। इस कटार जैसी तीखी वाणी के सामने ही मैं झुकने जा रहा था। इसी के कैसे अच्छे मौके पर रक्षा की है ईश्वर ने। सारी जिंदगी रोता रहता। समझना है मुझे, इस दंभ को ही समझना है। जरा सा पढ़ क्या ली, अपने को खास खुदा समझने लगी और क्या खाक पड़ी है। भाभी ने ठीक ही कहा था, बड़ा घमंड है अपने पढ़ने का, अपने रूप का। भाई कोई लाख कहे, स्त्री जैसा स्त्री को समझ सकती है, पुरुष थोड़े ही समझ सकेगा। बिल्कुल ठीक बताया था उन्होंने। मुझे दबा कर रखना होगा। तब मुझे अपनी बाहों में ऐसी फड़कन महसूस हुई कि अभी सीधे वहां जाऊं और लात घूंसों से ऐसी मरम्मत करूं कि सारी शिकी झड़ जाए और तीन पांच भूल जाए। कभी कभी भाई साहब खींचकर भाभी को तमाचा मार देते हैं। उसे देखकर घंटों मेरा मन खराब रहता है, लेकिन इस क्षण को लगा कि बिल्कुल ठीक करते हैं। हम लाख आदर्शवादी रहें, तुलसीदास ने जो स्त्रियों के बारे में लिखा है वह 1000 सालों के अनुभवों का निचोड़ है। नारी ने बड़े बड़ों को उंगलियों पर नचाया है, लेकिन यह वह बंदर है जो डंडे के आगे नाचता है। मैं भी अभी अभी कैसी बेवकूफ़ी की बातें सोच रहा था। भविष्य के दाम्पत्य सुख की बात, क्रीड़ा और किलकारियों की बात, और वह भी इस औरत के साथ। नहीं नहीं, आज मैं सारे देवताओं और स्वयं भगवान को साक्षी करके प्रण करता हूँ कि इस स्त्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। कभी समझौता नहीं होगा, हो नहीं सकता। जो अपने को दुनिया में सबसे अक्लमंद समझता हो उससे निभी कैसे सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं। वास्तव में मेरे जैसा बेवकूफ़ मिलना भी बहुत मुश्किल है। जरा अमर ने कह दिया, कौन जाने झूठ या सच, और लगे जमीन आसमान के कुलाबे मिलाने। वैसे भी व्यंग्यों को वह समझता कहाँ है। ओहो, संसार कितना भयानक है, कितना फिसलन भरा है कि जरा सा असावधान हुए और गए। इस तेज धार में फिर पांव जमाना असंभव है। तभी तो हमारे यहाँ इसे माया और भ्रम कहा गया है। तभी फिर हल्की पदचाप, झनक और सरसराहट से लगा कि कोई आ रहा है। मेरा सोचना रुक गया। होगा कौन? वही रानी जी होंगी, या हो सकता है बहस करके समझाने की कोशिश करने के लिए जोश में भाभी ही उठी चली आ रही हूँ। अगर भाभी हुई तो 3 घंटे का अच्छा खासा शास्त्रार्थ छिड़ जाएगा। कई बार दृढ़ स्वर में दोहराया, आज ब्रह्मा विष्णु महेश, संसार की कोई शक्ति क्यों ना आ जाए, हमारा समझौता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं जानता हूँ वह झुकेगी नहीं, उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देगा। और यहाँ भी ऐसे मिट्टी के नहीं बने, लोहे का पाला इस्पात से ही पड़ा है। देखे कौन टूटता है। जब तक
वह द्वार पर आ गई। भाभी नहीं, वही। बिना किसी झिझक के उसने देहली पार की और बिना इधर उधर देखे सीधे अपने सामान की ओर बढ़ी। मैं अधिक से अधिक अनजान बना हुआ तना बैठा रहा। संदूक खिला, फिर से डोलची खुली। उनमें से जाने क्या क्या निकाला रखा गया, उन्हें बंद किया गया, और यह सब मैं कनखियों से देखता रहा या आवाज़ों से अनुमान लगाता रहा। कोठरी के दूसरे सिरे पर खड़ी हुई खाट के पास जमीन पर कुछ बिछाया गया और एक पुरानी सी धोती को गोल मोल करके सिर के नीचे रखकर वह मेरी ओर पीठ करके लेट गई। लेट जाओ, मेरा क्या जाता आता जाता है। उपेक्षा से सिर झटक कर मैं सोहराब और रुस्तम के खंड काव्य में मन लगाने की कोशिश करने लगा। आखिर यह अपने आप को समझती क्या है, स्वर्ग की अप्सरा या सरस्वती का अवतार? क्या कुछ दिमाग ही ठिकाने नहीं लगता। बच्ची जी को मालूम पड़ गया होगा कि किससे मुकाबला पड़ा है। मोम नहीं है कि यूं ही जरा सी गर्मी से पिघल जाएगा, वरना कोई हमें बता दे दुनिया में ऐसा उदाहरण जहां सुहाग रात के ही दिन इतनी दृढ़ता और संयम किसी ने रखा हो। सारा दम तो उसी दिन झड़ गया होगा। सोच कर आई होगी कि दबा कर रखूंगी, पति पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाएगा। जब देखा नहीं हुआ तो सोचा होगा दो एक दिन में खुद ही दौड़ा दौड़ा आएगा, और मैं कहता हूँ कि जिंदगियां यूं ही बिता दूंगा। जरा सा पढ़ क्या ली, अपने को 30 मार्खा ही समझने लगी। कैसी पड़ी है तनकर, पड़ी रहो, रात भर पड़ी रहो, जिंदगी भर पड़ी रहो। यहाँ यह भी नहीं पूछेंगे कि क्यों पड़ी हो, मर जाओगी तो उठाकर फेंकवा देंगे। बाप का घमंड तो यहाँ सहते नहीं है, और तुम किस खेत की मूली। और सच बात तो यह है कि यहाँ ज़रूरत किसे थी तुम्हारी? सो तो कहो कि घर वालों ने फंसा दिया, नहीं तो इतने सब की नौबत ही नहीं आती, अपने घर ही खुश रहती। हमने समझा था चलो समझदार होगी। वहाँ समझ जिंदगी में जानी नहीं क्या होती है। कुत्ता समझता है गाड़ी उसी के बल चलती है। कहाँ दलदल में फंसा दिया हमें बाबूजी ने, वरना अपने खेलते थे और मस्त रहते हैं। खैर, अब दो दो हाथ यह भी सही। और रात गहरी होती चली गई। आस पास दूर की साएं साएं करते गली बाजारों में कभी कभी चौकीदार की लयपूर्ण आवाज़ लहराते फीते की तरह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती, जिससे रों की तरह लरसती प्रतिध्वनियाँ इधर उधर फहरा कर डूबती सी लगती। कहीं दूर पर विचित्र विचित्र स्वर में रेल इंजन के भां भां करके चीख उठते, और निर्द्वंद भयानक दैत्य की तरह उठकर ऊपर खड़ी होती हुई उन आवाज़ों के नीचे कुत्तों का भौंकना ऐसा बचकाना लगता जैसे ऊंचे चिकने लोहे के लट्ठों के आसपास चूहे उछल कूद रहे हों। कभी इक्के तांगे अपनी भारी खड़खड़ घोड़े के गले में बंधी घंटियों के से वातावरण गुंजाते चले जाते, फिर गहरे सन्नाटे में लिपटा सब कुछ करवट बदल सो जाता। बिना किसी भी ओर ध्यान दिए मैं अपने सामने प्रभा की काल्पनिक मूर्ति बनाकर जोशीले ढंग से उससे जाने क्या क्या सवाल जवाब करता रहा। भाषण देने का उस समय दौरा आ गया था। अपनी पिछली सोची हुई एक एक बात को मैं क्रोध से दोहराता, दुगने आवेश से उसका उत्तर देता, उसकी व्यर्थता या अपनी बेवकूफ़ी पर गालियां देता, उसे छोड़कर अगली बात उठाता, रह रहकर उद्वेग और निष्क्रिय क्रोध से दांत पीस पीस कर कहता, प्रभा जी अभी समझी नहीं हो कि आपके भाग्य ने आपको किसके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जब समझ लोगी तो जानोगी कि मैं आदमी कैसा हूँ। फिर सोहराब रुस्तम की पंक्तियों को ऐसे आत्मविश्वास से दोहराता मानो वे इसी अवसर के लिए लिखी गई थी। ये वे पंक्तियाँ थी जहाँ पर रुस्तम को ललकार कर सोहराब कहता है कि हजारों युद्ध क्षेत्रों में मेरा वास्ता पड़ चुका है, लेकिन आज तक कभी वह मौका नहीं आया कि मुझे युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा हो या मेरा दुश्मन जिंदा बच निकला हो। प्रभा जी याद रखें, नेवर द फील्ड वॉज द लास्ट नॉट द फो सेव्ड। हाँ, मेरा पहले दिन का व्यवहार बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई भी अनुचित नहीं थी। ऐसे व्यक्ति के साथ यही होना चाहिए था। आज से तो इसका मान मर्दन मेरा पहला लक्ष्य हो गया था। और रात की पहाड़ी घाटियों से अंधकार का काला झरना चुपचाप फिसलता रहा। लहर लहर की तरह क्षण पर क्षण बीतते रहे। रात गुजरती रही। काफ़ी देर से एक सी जलती रहने के कारण लालटेन की बत्ती एक सिरे की ओर से कुछ अधिक चल चुकी थी, इसलिए दूसरे सिरे की लौ काफ़ी ऊंची उठने लगी। मैं चुपचाप बैठा सोचता रहा, सोने की याद ही किसे थी उस समय। कभी सामने सिकुड़ी प्रभा को घृणा से देख लेता और फिर अपने आप में खो जाता।
मुंह बनाकर विद्रूप से दोहराता, हम वहाँ नहीं जाएंगे। फिर अब क्यों आई? ऐसी ही थी तो वहीं कहीं डूब कर मरती। बत्ती का संतुलन बिगड़ गया था, सो धुआं तेज होता रहा। लालटेन के सिरे में धुएं की गांठें जमती रही और शीशे की साफ चिमनी पर कालिमा की परत पर परत चढ़ती रही। इस तरह से ये 6वां अध्याय समाप्त हो जाता है। अब 7वें अध्याय में देखेंगे कि फिर क्या होता है। ये पहली रात इस तरह से बीत जाती है। अगर आपको ये कहानी कहने का ढंग पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपसे 7वें अध्याय में फिर मुलाकात होगी। अब अपने मित्र आलोक को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।